हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज गोल्डन बैच की सेकेंड डे की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि गोल्डन बैच की जो हमारी क्लास चलती है ना, गोल्डन बैच की जो हमारी क्लास चलती है उसमें हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम का अध्ययन करते हैं, है ना। एनसीईआरटी के डायग्राम का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे सेकंड डे की क्लास है ना। फर्स्ट डे की क्लास में क्या किया था, क्लास 11th और अध्याय 8 के सारे डायग्राम हम लोगों ने विधिवत तरीके से पढ़े हुए थे। आज हम लोग सेकंड डे की क्लास में क्या करेंगे, क्लास 11th अध्याय 10th के सारे डायग्राम को विधिवत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, जो हमारा लक्ष्य है, गोल्डन बैच का जो उद्देश्य है, जो हमारा टारगेट है, वो क्या है, वो नीट 2024 है। वो क्या है, वो नीट 2024 है। आइए अब हम इसके जो आपके अध्याय 10 के है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है उनको हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इन बातों को भी हम नोटिस करने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आपकी किताब में ये डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, है ना। इसे हम बहुत अच्छे से टू द पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो G0 फेज, है ना। कौन सी है ये, G0 फेज है। इसके पहले कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहले यह कोशिका चक्र का हिस्सा नहीं होती है। यह है कोशिका चक्र का हिस्सा नहीं होती है। कोशिका चक्र का हिस्सा नहीं होती है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें पाई जाने वाली कोशिका, इसमें जो कोशिका होती है ना, इसमें पाई जाने वाली कोशिका जीवित होती है। कैसी होती है, कोशिका जीवित होती है। कैसी होती है, जीवित होती है। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजित नहीं होगी। इसमें पाई जाने वाली कोशिका विभाजित नहीं होगी। क्या नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें पाई जाने वाली कोशिका विभाजित नहीं होगी। ये 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो, है ना, ये जो क्षेत्र देख रहे हो, ये केंद्रक विभाजन बताता है। किसको, ये केंद्रक विभाजन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, केंद्रक विभाजन को प्रदर्शित करता है ना। ये जो हिस्सा होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, केंद्रक विभाजन को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद ये जो भाग होता है ना, ये जो भाग होता है ना, ये कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन को बताता है। कोशिका द्रव्य विभाजन को बताता है। क्या करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को बताता है ना। ये क्या करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन को बताता है। इसके बाद केंद्रक विभाजन में आपको मुख्यतः 4 अवस्थाएं देखने को मिलेगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें आप देख सकते हो सेल साइकिल की शुरुआत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेल साइकिल की शुरुआत G1 फेज से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, G1 फेज से मानी जाती है। कोशिका विभाजन की समाप्ति, है ना, या आप बोल सकते हो सेल साइकिल की समाप्ति साइटोकाइनेसिस के साथ होती है। किसके साथ होती है, साइटोकाइनेसिस के साथ होती है। तो कोशिका चक्र की शुरुआत G1 फेज से होती है और समाप्ति साइटोकाइनेसिस अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन से होती है। आइए दूसरा पॉइंट, कोशिका चक्र होता है उसमें पहली अवस्था क्या होती है, G1 होती है। दूसरी कौन होती है, S होती है। तीसरी कौन होती है, G2 होती है। चौथी कौन होती है, केंद्रक विभाजन होती है ना। पांचवी कौन होती है, कोशिका द्रव्य विभाजन होती है। क्या होती है, कोशिका द्रव्य
विभाजन होती है। केंद्रक विभाजन में पुनः 4 उप अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन? सबसे पहले प्रोफेज आती है। सबसे पहले क्या आती है? प्रोफेज आती है। उसके बाद क्या आती है? मेटाफेज आती है। उसके बाद क्या आती है? एनाफेज आती है। उसके बाद क्या आती है? टीलोफेज आती है ना। उसके बाद क्या आती है? टीलोफेज आती है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा, क्या? यहाँ पर हमने एक कोशिका ली थी। कितनी कोशिका ली थी? एक कोशिका ली थी। और यहाँ पर हमको 2 कोशिका प्राप्त हो रही हैं। कितनी कोशिका प्राप्त हो रही हैं? 2। शुरुआत कितने से की थी? 1 से। मिल कितनी रही है? 2। तो जब तुमको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। उसे क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। बताइए जरा, आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। चलिए आगे बात शुरू करते हैं, है ना। देखो यहाँ पर लिखा है एक कोशिका, है ना। एक कोशिका 2 कोशिकाओं के बनने को इंगित करता है ना। ये जो कोशिका चक्र का चित्र है, ये एक कोशिका से 2 कोशिकाओं के बनने को इंगित करता है। तो ये कैसा विभाजन हुआ? आप कहोगे ये समसूत्री विभाजन हुआ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए आप देख सकते हो, है ना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आती है अर्ली प्रोफेज। सबसे पहले कौन आती है? अर्ली प्रोफेज आती है ना। सबसे पहले प्रोफेज आती है। उस प्रोफेज में कौन आती है? सबसे पहले आती है प्रोफेज। कौन आती है? प्रोफेज। और प्रोफेज में पहले कौन आती है? अर्ली प्रोफेज। दूसरी कौन आती है? लेट प्रोफेज। दूसरी कौन आती है? लेट प्रोफेज। तो सबसे पहले कौन आती है? अर्ली प्रोफेज। दूसरी कौन आती है? लेट प्रोफेज आती है। क्या आती है? लेट प्रोफेज आती है। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, पहला नीट में क्वेश्चन यही आएगा कि नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इनके नाम डायग्राम के साथ अच्छे से पता होने चाहिए, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले अर्ली प्रोफेज आती है, इसका डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद लेट प्रोफेज आती है, यहाँ पर भी आपको डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, है ना। आइए अब बात शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे इन दोनों में पहचान कैसे रखना बहुत अच्छी से। देखो इन दोनों में केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है। क्या मिलती है? केंद्रक झिल्ली, है ना। केंद्रक झिल्ली देखने को मिलती है ना। दोनों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ये बात आपको अच्छे से पता हो। अंतर इतना होता है कि इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अपेक्षाकृत उसका विघटन शुरू हुआ है, और जबकि यहाँ पर लगभग ये विघटित हो चुकी है, अर्थात समापन के कगार पर है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जो गुणसूत्र हैं, है ना, ये ऊन के धागे के समान दिखते हैं। ऊन के धागे के समान दिखते हैं। आप देख रहे हो अच्छे से, है ना। ये क्या होते हैं? ऊन के धागे के समान दिखाई पड़ते हैं। जबकि यहाँ पर गुणसूत्र अपना, यहाँ पर हमें गुणसूत्र के अर्ध गुणसूत्र, है ना, बोल सकते हो क्रोमेटेड। क्या बोल सकते हो? क्रोमेटेड, है ना। अर्ध गुणसूत्र क्या बोलते हैं? क्रोमेटेड, है ना। गुणसूत्र के क्रोमेटेड दिखने लगते हैं, है ना। क्रोमेटेड दिखने लगते हैं, है ना। ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात शुरू करते हैं। अब प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। कौन आती है? मेटाफेज। अब मेटाफेज में सबसे पहले, है ना, क्या आता है आपका? ये मेटाफेज है। ये क्या है? मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज है ना। मेटाफेज, ये दोनों कौन सी अवस्थाएं हैं? मेटाफेज की हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजिशनल टू मेटाफेज होगा, ट्रांजिशनल टू मेटाफेज सबसे पहली घटना ये घटती है। फिर कौन घटती है? मेटाफेज। फिर कौन घटती है? मेटाफेज। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, ये आपको नाम याद होने चाहिए डायग्राम के साथ, ये नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से दूसरी बात, यहाँ पर ये देखिए गुणसूत्र, गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। अब तुमको यहाँ पर केंद्रक नहीं दिख रहा होगा, है ना, कोशिका द्रव्य में। तो एक अंतर सीख गए ना कि प्रोफेज का जो काम हो रहा होता है वो लगभग केंद्रक के अंदर हो रहा होता है। कहाँ हो रहा होता है? केंद्रक के अंदर। जो प्रोफेज में काम हो रहा होता है वो कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। लेकिन जो मेटाफेज में घटनाएं घट रही होती हैं वो कोशिका द्रव्य में घट रही होती है। कहाँ घट रही होती है? कोशिका द्रव्य में। इस समय केंद्रक नहीं होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस समय केंद्रक नहीं होता है ना, इस समय केंद्रक नहीं होता है। दूसरी बात देखो, इसमें हमको काइनेटोकोर दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं? काइनेटोकोर दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसमें गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र मध्यावस्था, मध्यावस्था है ना, मध्यावस्था प्लेट की ओर जाते हुए दिखते हैं। प्लेट की तरफ तरफ जाते हुए दिखते हैं, है ना। इसमें गुणसूत्र क्या होते हैं? मध्यावस्था प्लेट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं? मध्यावस्था प्लेट की तरफ जाते हुए दिखते हैं। ये देखिए मध्यावस्था प्लेट हो गई, है ना। गुणसूत्र यहीं पर आते हुए दिखेंगे। जबकि इसमें क्या होता है? गुणसूत्र, है ना, गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र मध्यावस्था, मध्यावस्था पट्टिका, मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाती है। मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाती है। जरा बताइए यहां तक किसी को डाउट? देखिए ये मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो गई है। यहाँ पे गुणसूत्रों को गिना जा सकता है ना, आप गिन सकते हो, गुणसूत्रों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है ना, गिना जा सकता है। यहाँ पर गुणसूत्रों को गिना जा सकता है। आप अच्छे से गुणसूत्रों को गिन सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणसूत्रों को बेहतर तरीके से गिन सकते हो, जबकि तुम यहाँ पर गुणसूत्रों को नहीं गिन सकते थे। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई प्रकार का आपको, किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं दिखेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब आती है आपकी एनाफेज। कौन सी अवस्था आती है? एनाफेज आती है। अब एनाफेज में क्या होता है समझो बहुत ध्यान से। एनाफेज में आपको दो बातें देखने को मिलेंगी। क्या? एनाफेज की घटना कहाँ घटती है? आप कहोगे एनाफेज की घटना कोशिका द्रव्य में घटती है। अब देखो यहाँ पर भी केंद्र नहीं दिखेगा, याद रखना, कोशिका द्रव्य में घटना घटती है, घटना घटती है। ठीक है, ये घटना कहाँ घटती है? कोशिका द्रव्य में घटती है। ये घटना कहाँ घटती है? कोशिका द्रव्य में घटती है। दूसरी बात देखो, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात देखो, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो चुका होता है, हो चुका होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे देखो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो चुका है ना, बोलो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो चुका है ना। दूसरी बात देखिए, गुणसूत्र 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 ध्रुवों की ओर जाए लगते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, जाने लगते हैं। देखो गुणसूत्र कहाँ जा रहे? ध्रुवों की तरफ जा रहे। कहाँ जा रहे? ध्रुवों की तरफ जा रहे। गुणसूत्र बिंदु देखो किधर होता? पोल की तरफ। गुणसूत्र बिंदु किधर होता है? पोल की तरफ। ठीक है, तो क्या लिखोगे? गुणसूत्र बिंदु, है ना, गुणसूत्र बिंदु, है ना, गुणसूत्र बिंदु पोल की अर्थात ध्रुवों की तरफ होते हैं, ध्रुवों की तरफ होते हैं, कहाँ होते हैं? ध्रुवों की तरफ होते हैं। और जबकि गुणसूत्र भुजाएं किधर होती हैं? आपको भी गुणसूत्र भुजाएं होती हैं मध्यावस्था पट्टी। बोलो अच्छे से पता हुआ?
सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, देख सकते हो आप अच्छे से। आइए अब आगे बात शुरू करते हैं, क्या है, आइए अब यहां पर देखते हैं। यहां पर देखिए आपको टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रक झिल्ली आ चुकी होती है, केंद्रक आवरण पाया जाता है, केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण बन जाता है, केंद्रक आवरण बन जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, केंद्रक आवरण आप तुमको दो जगह मिला, कहा मिला आपको सर, एक तो प्रोफेज में मिला और दूसरा टीलोफेज में मिला, बस यहां पर मिलता है केंद्रक आवरण, बाकी तुमको दो जगह नहीं मिला। कहां कहां नहीं मिला, मेटाफेज में नहीं मिला और एनाफेज में नहीं मिला, है ना, इसमें नहीं मिलता है ना। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज चार होते ना, तो जिसमें से जो दो है ना, शुरू का है ना और अंतिम का चौथा, इसमें आपको केंद्रक आवरण दिखने को मिलता है, जबकि दूसरे में और तीसरे में केंद्रक आवरण नहीं होता है ना। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बड़ी आसानी से तुम पहचान सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कोशिका कितनी है बताओ जरा, कोशिका कितनी है, आप कहोगे सर, आप कहोगे सर कोशिका, कोशिका की संख्या कितनी है, आप कहोगे कोशिका, कोशिका तो एक है, लेकिन केंद्रक कितने हैं, आप कहोगे सर केंद्रक तो हमको दो दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक देखने को मिलते हैं, याद रखना भूलना नहीं। ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली है, ये तुम्हारी क्या है, कोशिका झिल्ली है, ये तुम्हारी क्या है, कोशिका झिल्ली है, और ये तुम्हारा क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये तुम्हारा क्या है, कोशिका द्रव्य है, ये तुम्हारा क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो, यहाँ पर एक कोशिका दो केंद्रक देखने को मिलते हैं। बोलो किसी कोई डाउट नहीं होगा संभवतः। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने मित्रों तक शेयर भी कीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, है ना, टू द पॉइंट समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब बात करते हैं इंटरफेज, किसकी बात करते हैं, इंटरफेज की बात करते हैं, है ना, किसकी बात करते हैं, इंटरफेज की, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इंटरफेज में क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, इंटरफेज में सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो एक कोशिका होती है, क्या होती है, एक कोशिका होती है, एक केंद्रक होता है, एक तारक काय होता है, तारक काय है ना, या तारक केंद्रक, तारक केंद्रक, तारक काय लिख लो। तो यहाँ पे सब कुछ एक एक दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक एक, अर्थात 111 नंबर आपको देखने मिल रहा है। देखो एक कोशिका, एक केंद्रक, एक तारक, देखो एक कोशिका, एक केंद्रक, एक तारक काय। बोलो अच्छे से पता हुआ ना, ये जहां कंडीशन देखने को मिले उसे इंटरफेज कहते हैं, भूलना नहीं है, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। बोलो यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये देखो सबसे पहली बात है, ये घटना कहाँ की हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, है ना, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, कहां तक, यहां तक, ये हम पढ़ रहे थे माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस, हाँ क्या पढ़ रहे थे, माइटोसिस। माइटोसिस बोले तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्या पढ़ रहे थे, समसूत्री विभाजन पढ़ रहे थे, है ना। अब क्या होता है, अब हम बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस की, इसकी बात करेंगे मियोसिस, इसकी बात करेंगे मियोसिस, और मियोसिस कौन सा, मियोसिस फर्स्ट, कौन सा पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितनी अवस्थाएं होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन, प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टीलोफेज फर्स्ट होता है। बोलिए डायग्राम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना, डायग्राम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टीलोफेज फर्स्ट होता है। आइए यहां पर गुणसूत्र, यहां पर गुणसूत्र 2n होंगे, गुणसूत्र कैसे होंगे, 2n होंगे, केंद्रक कैसा होगा,
डीएनए कैसा होगा, 4C होगा। ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर गुणसूत्र 2N होंगे, डीएनए 4C होगा, 2N होगा, 4C होगा, है ना। कैसा होगा, डीएनए 4C होगा, है ना। गुणसूत्र 2N होंगे, डीएनए 4C होगा। गुणसूत्र कैसे होंगे, गुणसूत्र कैसे होंगे, गुणसूत्र आप होंगे सर N होंगे, लेकिन डीएनए कैसा होगा, 2C होगा। कैसा होगा, 2C हुआ। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नीड। देख सकते हो यहां पर डीएनए भी आधा हो गया है, गुणसूत्र भी आधा हो गया है। डीएनए कैसा हो गया है, आधा हो गया है, और गुणसूत्र भी आधा हो गया है। बात समझ। अगर मैं प्रोफेज फर्स्ट के डीएनए और गुणसूत्र से तुलना करूं, है ना, तो टेलोफेज फर्स्ट आते आते गुणसूत्र भी 2N से N हो गए और डीएनए 4C से 2C हो गया। बोलो, यहां पर देख सकते हो यहां तक की घटना बिल्कुल समान थी, लेकिन यहाँ पे देखो आधी हो गई। बोलो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप बता सकते हो। दूसरी, क्या पहचान है कि ये प्रोफेज फर्स्ट है? पहचान क्या है? माना कि तुमको डायग्राम दे दिया, अब क्या पहचान है कि ये तुम्हारी प्रोफेज फर्स्ट है ना? तो आप कहोगे सर इसमें हमारे पास एक पहचान है, वो है क्याज मेटा। क्या है पहचान? क्याज मेटा, है ना। क्या है? क्याज मेटा। क्योंकि यहाँ पर हमको एक्स सदृश संरचना दिख रही है, और जहां तुमको एक्स सदृश संरचना दिखाई पड़े वो क्या होती है? क्याज मेटा। तो जहां तुमको क्याज मेटा दिखाई पड़े वो किसकी पहचान है? प्रोफेज फर्स्ट की पहचान। किसकी पहचान है? प्रोफेज फर्स्ट की पहचान है। ये बात अच्छे से याद रखो। चलिए अब दूसरी बात समझो बहुत ध्यान से। दूसरी बात समझिए आप भी बहुत ध्यान से अच्छे से, ठीक है ना। दूसरी बात क्या समझनी है? देखो यहां पर अब मेटाफेज फर्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है ना। मेटाफेज फर्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट है समझने का प्रयास करना। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जैसे तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, समझना बहुत अच्छे से। ये क्या है? ये तुम्हारा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये तुम्हारा क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। क्या है तुम्हारा? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। ये क्या है तुम्हारा? होमोलोगस क्रोमोसोम। बहुत ध्यान से समझना, क्या है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। जब ये मध्यावस्था पट्टिका पर आएंगे, कहाँ आएंगे? मध्यावस्था पट्टिका पर, तो क्या होगा? एक गुणसूत्र बिंदु से एक तारक तंतु जुड़ा होगा। बोलो क्लियर होगा कि नहीं होगा? एक गुणसूत्र बिंदु से एक तारक तंतु जुड़ा होगा। देख सकते हो ना, एक गुणसूत्र बिंदु से एक तारक तंतु जुड़ा होगा। ये पहचान इस बात की। अब कहोगे सर एनाफेज की पहचान क्या है? एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट की पहचान क्या है? तो यहाँ पर पहचान क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या होगा? इसमें जब गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका से दूर जा रहे होंगे, पूर्व की तरफ जा रहे होंगे, तो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं हुआ होगा। अर्थात इसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। जब गुणसूत्र मेटाफेज फर्स्ट में, सॉरी एनाफेज फर्स्ट में मध्यावस्था पट्टिका से ध्रुवों की ओर जाते हैं, तब गुणसूत्र बिंदु विभाजित नहीं हुआ होता है। जबकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना एनाफेज में क्या हुआ था। यहाँ पे एनाफेज में क्या हुआ था? यहाँ पे देखो एनाफेज में क्या हुआ था? एनाफेज में देखो क्या हुआ था? क्या हुआ था? गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो गया था। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो चुका था। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं हो रहा है। बस यही तो नोटिस करना है, यही तो नोटिस करना है। इसमें गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं होता है। बोलो यहां तक बात समझ आई है? बोलो, है ना? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात देखो, यहां पर पूर्ण गुणसूत्र देखने मिलेगी। अर्ध गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्र, है ना। पूर्ण गुणसूत्र, है ना। पूर्ण गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, बोलो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? यहाँ पे अर्ध गुणसूत्र नहीं होते हैं, पूर्ण गुणसूत्र होते हैं। पहली बात एक ये, और दूसरी बात
इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ये टीलोफेज फर्स्ट की पहचान है। जबकि टीलोफेज में क्या हो रहा था? टीलोफेज में क्या हो रहा था? देख लो एक बार टीलोफेज में, है ना। टीलोफेज में देखो क्या हो रहा था, ये देखो टीलोफेज में यहाँ पे संपूर्णता अपनी खो चुके थे, ठीक है। और आगे भी देख लीजिए टीलोफेज में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टीलोफेज में क्या होगा, देखो यहाँ पर टीलोफेज में, है ना, यहाँ पर टीलोफेज देख सकते हो, यहाँ पर पूर्ण गुणसूत्र नहीं मिलेगा। देखिए अर्ध गुणसूत्र मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? अर्ध गुणसूत्र। जबकि इसमें क्या मिल रहा है? पूर्ण गुणसूत्र मिल रहा है। दोनों में तुलना करो बहुत अच्छे से। इसमें क्या मिल रहा है? पूर्ण गुणसूत्र मिल रहा है, ठीक है ना। और दो प्रकार के गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। अब बारी आती है प्रोफेज सेकंड की। इसकी बारी आती है प्रोफेज सेकंड की बारी आती है ना। आप कहोगे सर प्रोफेज सेकंड में क्या होता है ना। प्रोफेज सेकंड में क्या होता है? देखिए प्रोफेज सेकंड में देख सकते हो पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं, भूलना नहीं। इसमें पूर्ण विकसित गुणसूत्र है, देख सकते हो पूरा गुणसूत्र तुमको दिख रहा है, ये भी पूरा गुणसूत्र दिख रहा है। जबकि तुमको देखो यहाँ पर पूर्ण विकसित गुणसूत्र नहीं दिख रहा अच्छे से। यही अंतर है प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड में, यही अंतर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। दूसरा, इसमें देखो, इसमें आपको कोई तारक तंतु नहीं दिख रहा है। कोई तारक तंतु दिख रहा है यहाँ पे? ऐसे नहीं दिख रहा है ना। और जबकि इसमें देखो तुमको ये तारक तंतु देखने को मिल रहे हैं। तर्क तंतु, तर्क तंतु देखने को मिल रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जरा, कोई डाउट? आगे देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक गुणसूत्र बिंदु के, एक गुणसूत्र बिंदु के दोनों तरफ तर्क तंतु जुड़े होते हैं। दोनों तरफ तर्क तंतु जुड़े होते हैं। अब जुड़ने की कंडीशन कैसी होगी? जैसे देखो ये तुम्हारा गुणसूत्र है, ये तुम्हारा क्या है? गुणसूत्र है। ये तुम्हारा क्या है? गुणसूत्र है। एक तर्क तंतु इधर से जुड़ेगा और एक तर्क तंतु इधर से जुड़ेगा। जबकि इसमें क्या हो रहा था, देखो एक गुणसूत्र से एक ही तर्क तंतु जुड़ रहा था। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ जुड़ रहा होगा, है ना। अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, है ना। चलिए आगे देखो, यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, है ना। अब बात करेंगे एनाफेज सेकंड की, ठीक है। मेटाफेज सेकंड क्लियर हो गया ना। अब एनाफेज सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब गुणसूत्र मध्यावस्था पट्टिका से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है? गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आप कहोगे सर अंतर क्या है दोनों? देखो बहुत ध्यान से, इसमें देखो, इसमें देखो पहले ध्यान से, हम बात किसकी कर रहे हैं? एनाफेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एनाफेज की। तो देखो इसमें जो एनाफेज है, इसमें देखिए गुणसूत्र बिंदु का विभाजन नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो एनाफेज है तुम्हारी, यहाँ पर जो एनाफेज है ना, ये जो तुम्हारी एनाफेज है, कहोगे सर यहाँ तो गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो गया है ना। गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो गया है, लेकिन एक बात सुनो बहुत ध्यान से, ये आनुवांशिक दृष्टि से समान होंगे। ये आनुवांशिक दृष्टि से कैसे होंगे? ये आनुवांशिक दृष्टि से समान होंगे। आनुवांशिक दृष्टि से कैसे होंगे? समान होंगे। लेकिन तुम्हारे ये आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होंगे। कैसे होंगे? आनुवांशिक दृष्टि से, आनुवांशिक दृष्टि से, आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे। ये भी अंतर याद रखना अच्छे से। आगे देखो अंतिम अवस्था टीलोफेज। तो दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था कौन है? तो काफी बच्चे बता देते हैं टीलोफेज। देखो देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था कौन है ना, तो टीलोफेज है, टीलोफेज फर्स्ट है, टीलोफेज सेकंड है। तो टीलोफेज तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि ये समसूत्री विभाजन की बात है। टीलोफेज फर्स्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये कहाँ की बात है? ये अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की बात है। तो राइट आंसर क्या होगा? टीलोफेज सेकंड। ये अर्धसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। बोलो यहां तक किसी को डाउट है ना? यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें क्या अंतर है। इसमें देखिए यहां पर क्या दिखता है हमको? यहां पे दिखता है गुणसूत्र बिंदु, है ना। गुणसूत्र बिंदु, बिंदु के, गुणसूत्र बिंदु के विभाजन, विभाजन के बाद
एक एक अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, गुणसूत्र होता है ना, अर्ध गुणसूत्र होता है। ठीक है, ये देखो हर एक अर्ध गुणसूत्र अपने आप में, आगे जाकर गुणसूत्र बन जाएगा, लेकिन अभी कैसा है ये अर्ध गुणसूत्र। दूसरी, ये दोनों आनुवांशिक दृष्टि से कैसे हैं, ये दोनों आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न है, ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। और इस प्रकार देख सकते हो कितनी कोशिकाएं बन गई, आप कहोगे सर हमको टोटल 4 कोशिकाएं बनती हुई दिख रही हैं, जबकि शुरुआत हमने कितने से की थी, एक कोशिका से। कितने शुरुआत की थी, एक कोशिका से, और अंत में कितनी बन जाती है, 4 कोशिका बन जाती है। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इधर देखो यहां तक कोशिका कैसी थी 2n, डीएनए कैसा था 2c, सॉरी अवरुद्ध हो गई थी ना, कोशिका कैसी हो गई थी, अवरुद्ध हो गई थी ना, और डीएनए कैसा था 2c था। आइए अब आगे बात करते हैं, यहां पर ये भी n होगी, ये भी n होगी, ये भी n होगी और ये भी n होगी। अब डिफरेंस क्या होगा, ये भी 2c होगी, ये भी 2c होगी और ये भी 2c होगी, है ना, ये कैसी होगी 2c होगी, लेकिन ये मात्र c होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। यहाँ पे गुणसूत्र अवरुद्ध होता है और डीएनए c होता है, कैसा होता है, c होता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो क्लास पढ़ी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, बहुत शिद्दत के साथ सारे पॉइंट को समझते हुए, है ना, अध्याय 10 को हम लोगों ने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है ना। तो हमारा नीट 2024 का गोल्डन बैच की आज की सेकेंड डे की क्लास संभवतः आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। यदि आप थर्ड डे की क्लास चाहते हो तो इस क्लास में अधिक से अधिक व्यूज आने चाहिए, जिससे इस संस्था का हमारा पूर्ण रूप से मनोबल बढ़े और हम आगे इस पर और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। अंत में मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। पहला प्रश्न टू पेज फर्स्ट में डीएनए की मात्रा बताइए, डीएनए की मात्रा क्या होगी, डीएनए की मात्रा क्या होगी। दूसरा प्रश्न कर रहा हूं कि किस अवस्था में कोशिका तो अवरुद्ध होती है लेकिन डीएनए 2c होता है, डीएनए 2c होता है ना। किस अवस्था में कोशिका अवरुद्ध होती है और डीएनए 2c होता है। अगला प्रश्न हमारी एनसीईआरटी में किस प्रकार के विभाजन का कोशिका चक्र बताया गया है, कोशिका चक्र बताया गया है। ये आपके पास 3 प्रश्न हैं, है ना। पहले प्रश्न का आंसर, दूसरे प्रश्न का आंसर और तीसरे प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर देंगे। जिस दिन आप सभी लोगों के व्यूज, लाइक और ढेर सारा प्यार, इसके साथ साथ सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आ जाएंगे, उसी दिन आपकी थर्ड डे की क्लास आपके सामने में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा।